ऑल राइट अनीता जी, लेट्स स्टार्ट। तो डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके किसी सर। को होस्ट बनाना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैंने सुखदीप को भेजा है, रिक्वेस्ट अच्छा, फाइल बनाई थी। आ गई हैं सुखदीप जी? हाँ सर, आप उनको होस्ट बना दीजिए। नहीं, अभी नहीं आई हैं, जैसे आती हैं मैं बना दूंगा। ओके सर, मैंने उनको बोल दिया। जी जी आ जी। रहे हो? तो आज के सेशन का थोड़ा बैकग्राउंड बताइए ना, क्या चल रहा था आपके माइंड में कि हाँ मुझे ये करना है, ये पूछना है, ऐसा क्यों? तो इससे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे, आपके ऑडियंस कौन है? जो जो कुछ भी नहीं ऐसे ही देखने आए हैं या कुछ करके आए हैं? नहीं सर, ऑडियंस मेरे जैसे ही है, स्टूडेंट जो तैयारी कर रखे हैं एनालिटिक और हार्मोनिक फंक्शन पे। बस एक रिव्यू करना है कि हाँ, हमने जो पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कुछ छूट गया है हमसे तो हम उसे आपस में डिस्कस करके उसे कवर अप कर लेंगे, अगर हमारा यानी कि कुछ छूटा हो। यानी कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपके ऑडियंस वो हैं जिन्होंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट? यस सर। तो क्या जिन्होंने नहीं किया है, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये इसी चीज को हम एक मेनू कार्ड की तरह भी मान सकते हैं कि अगर किसी ने नहीं किया है तो यहाँ जो डिस्कस हो रहा है वो इनको नोट कर ले और अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसका ध्यान रखे कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, जिसने नहीं किया है वो ये देख सकता है कि मेरी तैयारी कहाँ तक हुई है, मैं इन सब चीजों को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर ये सब चीजें हो रही है डिलीवर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है मतलब तैयारी में कमी है। क्योंकि मैंने भी वैसे ही बनाया जैसा मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं भी यहाँ पे सीखने ही आई हूँ। हो सकता है इनसे कुछ ऐसा सीखने को मिले जो मैं अपनी तैयारी में ऐड कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सेशन बिलोंग्स टू यू सुखदीप, मैंने होस्ट बना दिया आपको। शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं। ओके सो गुड मॉर्निंग। अभी सुखदीप, थोड़ा स्क्रीन रोटेट करके आप थोड़े उसको और थोड़ा फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं एनालिटिक और हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। मेरे हिसाब से आप लोग इतना तो सब पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसा आपको आता है डेफिनेशन वाइज या थ्योरी वाइज, एक बार आप इसके बारे में बताइए, फिर हम बुक्स पे जाएंगे, जहाँ पे कुछ छूटा हुआ है वो चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस अबाउट लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन तीनों में सबसे बेसिक नीड कौन सी होती है? लिमिट्स की। लिमिट। लिमिट्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए? लिमिट अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो लिमिट z अप्रोचेस z नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट। ये तो कंटिन्यूटी की हो गई। लिमिट में हम कोई सा भी पाथ ले सकते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट पाथ होते हैं और हर किसी पाथ में से हमको एक ही कॉमन वैल्यू मिलनी चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो। यस करेक्ट। अगर हमारे पास z नॉट कोई लिमिट पॉइंट है, फर्स्ट चीज होती है वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तब हम उसमें लिमिट की बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास z नॉट कोई लिमिट पॉइंट है, उसकी तरह हम लिमिट एग्जिस्ट करने की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास इनफाइनाइट पाथ्स मिलते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एब्सोल्यूट डेल्टा डेफिनेशन, उसके बारे में कोई बताएगा? हाँ, इसमें यह है कि फॉर एनी गिवन इप्सिला देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एफ जेड माइनस, जिसको हम लिमिट बोल रहे हैं डब्ल्यू नॉट, एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट इज लेस देन इप्सिला वेन एवर जीरो इज स्ट्रिक्टली लेस देन जेड माइनस जेड नॉट, दिस इज लेस देन डेल्टा। इसमें से जीरो को हम हटा के देखते हैं। करेक्ट। और अगर यही चीज कंटिन्यूटी पे होगी तो सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हम लिमिट डब्ल्यू नॉट लेके चल रहे थे वहां पे कोई ना कोई फंक्शन एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा, एफ जेड, जिसके लिए एफ जेड नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बन जाए। मतलब कंटिन्यूटी में फंक्शन के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। हाँ, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड डब्ल्यू नॉट के इक्वल ही होना चाहिए। हाँ करेक्ट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है, एफ जेड कॉन्टिन्यूस है, जी जेड कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसके सम, ऐड, प्रोडक्ट, कंपोजिशन, इनके बारे में बोल सकते हैं या नहीं?
हाँ, फिर उस पहले सेम हमें डोमेन देखना जैसे पड़ेगा। अच्छा चलो डोमेन सेम कर दिया, फिर नॉन अगर डोमेन, बोलिए वन बाय वन बता दीजिए। सबसे पहले तो डोमेन देखना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद सम करें। हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज। फिर उसके बाद अगर सम या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वो सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। और एफ अपॉन एफ, अगर हम एफ अपॉन जी कर रहे हैं तो जी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ईच पॉइंट, और वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का। ठीक है। एक और चीज, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसके मॉडुलस के बारे में क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं? हाँ वो कंटिन्यूस हो कंटिन्यूस होगा जाएगा, जी। डिफरेंशिएबल में शायद मॉडल मुश्किल है। सब हो जाएगा। हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाँ करेक्ट, आप उससे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना सकते हो और वो रियल में हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और बताइए। fz is said to be differentiable at a point z naught, domain D, अगर लिमिट z टेंड्स टू z naught, fz माइनस fz naught अपॉन z माइनस z naught की जो लिमिट है वो यूनिकली एग्जिस्ट करे, तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे। अभी आपने डोमेन की बात की थी या पॉइंट की? मैंने शायद पॉइंट पॉइंट लिया था डोमेन से। ओके ओके, ठीक है। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट z टेंस टू z नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो हम पॉइंट पे चेक करते हैं, एनालिटिसिटी पूरा हम जो डोमेन होता है जो रीजन होता है उस पे चेक करते हैं। मतलब अगर वो पूरे रीजन में, मतलब पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो जाता है। और अनिता जी, हम जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, हम जो पॉइंट है उसको इंटीरियर पॉइंट पे ही बात करते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, वो इंटीरियर पॉइंट होना, इंटीरियर प्लस लिमिट पॉइंट होना जरूरी जी। है। अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो वो अपने आप लिमिट पॉइंट हो जाएगा। हाँ और अभी तपस्विनी जी ने बोला कि हम पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस पॉइंट के किसी एक नेबरहुड में उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे वो एनालिटिक हो जाएगा फंक्शन। हाँ चेक कर सकते हैं, बस जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, और एनालिटिसिटी वो डोमेन बेस्ड या सेट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। जी, मतलब एनालिटिसिटी चेक कर हमारे सकते पास। हैं, पर हम जो बोलते हैं तो बस एक पॉइंट पे नहीं बोलते हैं, मतलब उसको अराउंड जितने भी उसका नेबरहुड है जो भी है उसके सब पे पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ ये भी तो कह सकते हैं कि उस पॉइंट की नेबरहुड में हमें एक ओपन बॉल चाहिए जिसपे हमें और रेडियस की ये मिल जाए, जिसपे वो पूरा क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नंबर्स पे पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल हो जाए। हाँ बोल सकते हैं, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में दो आपको दिया है दो रिजल्ट दिए हैं, ए फंक्शन डिफरेंशिएबल इन मॉडुलस z लेस देन 1 और फंक्शन एनालिटिक मॉडुलस z लेस देन 1। मतलब यूनिट डिस्क दी है, ओपन यूनिट डिस्क, उस पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक भी होगा, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये करेक्ट है या नहीं? फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। करेक्ट है। और सेकंड वाला यहाँ पे सेकंड वाला पे वन पे बात नहीं कर सकते हम। अच्छा सर, बोले थे ना कि z लेसर इक्वल्स टू 1 होगा तो उसका बाहर में एक ओपन बॉल ले सकते हैं हम, जिसके ऊपर एनालिटिसिटी हो जाता है, उसी तरह से कुछ होगा इसमें।
लेकिन हाँ यहाँ पे तो नहीं, वो बाहर का एनालिटिसिटी नहीं जब बोला है ना। एनालिटिक्स बोला होता है ना तब हम ले सकते हैं, पर हाँ, जब डिफरेंशिएबल बोला है तो नहीं, कैसे लेंगे? सेकंड वाले में जो कन्वर्स पार्ट है वो करेक्ट होगा कि फंक्शन हाँ एनालिटिक है यूनिट डिस्क पे, क्लोज्ड यूनिट डिस्क पे, तो इसका हाँ। मतलब उसके बाहर एक ऐसा ओपन डिस्क एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। तो ये चीज करेक्ट होगी। लेकिन जब हमें सिर्फ डिफरेंशिएबल दिया है तो हम नहीं बोल सकते कि उसके बाहर वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। हाँ तब हाँ, हम एनालिटिक्स की बात नहीं कर सकते। ठीक है तो ठीक फर्स्ट वाला इफ एंड नॉन इफ कंडीशन में करेक्ट होगी, लेकिन सेकंड वाले में कन्वर्स वाला पार्ट करेक्ट है, लेकिन जो मेन कंडीशन दे रखी है वो करेक्ट नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो हम एनालिटिक नहीं बता सकते। अभी डिफरेंशिएबिलिटी की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सीआर इक्वेशन, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो सीआर इक्वेशन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स है और उनके फॉर्मूलाज या फॉर्म क्या होती है? सीआर इक्वेशन जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो हाँ उसके लिए उसका जो होता है डी मतलब यू वी अगर है तो हेलो, यू एक्स इज इक्वल टू हाँ वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, मतलब वो होना चाहिए। और अगर मॉड वाला मतलब बार वाला ले, डेल एफ हाँ। अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपका बताने का तरीका थोड़ा सही नहीं है। और जो एक आपने पहले पोलर बताया फॉर्म भी तो है। हाँ, पहली चीज तो आप जब यू और वी डिफाइन कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने कोई फंक्शन लिया है एफ जेड जो यू प्लस आइटा वी जी की जी। तरह डिफाइन है। तो जहाँ पे यू और वी उसके रियल पार्ट होंगे तब यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो सीआर इक्वेशन है। जब तक हमें यू और वी के बारे में पता नहीं है तो हम वो कंडीशन नहीं बता सकते। ठीक है। और सेकंड जो आप बता रहे हैं वो पोलर फॉर्म होगी, तो बताइए आप। कार्टेशियन सॉरी, फॉर्म का होगा। सेकंड फॉर्म तो जेड जेड बार होने के बाद बोल सकते हैं हम लोग। डेल एफ ओवर डेल जेड बार इक्वल्स टू 0 होगा तो। हाँ, ये होती है और कॉम्प्लेक्स। हाँ, और थर्ड वाला पोलर फॉर्म इफ आर कॉमा थीटा के टर्म में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं यू आर इक्वल्स टू वी थीटा अपॉन वी थीटा बाई आर, और वी आर इक्वल्स टू -1 बाई आर इंटू यू थीटा। ये तो शेयर इक्वेशन का फॉर्म है पोलर फॉर्म में। हाँ, तो ये तीनों फॉर्म तो सबको याद होगी। सीआर इक्वेशन की तीन फॉर्म होगी, एक तो जो एक्स वाई फॉर्म है, सेकंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म डेल एफ ओवर डेल जेड बार इक्वल टू 0, एंड थर्ड है पोलर फॉर्म। ठीक है, ये तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं है पोलर फॉर्म पे, लेकिन अगर क्वेश्चन नया बना के दे तो पोलर फॉर्म पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। मोस्टली जो यूज होती है वो एक्स वाई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे तो एनालिटिक हो सकता है। नो। नहीं हो सकता है। नहीं होगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे तो वो एनालिटिक होगा। होगा। तो तो होगा। भी तो गारंटी तो नहीं भी है ना, हो हमारा सकते डोमेन हैं, होगा। नहीं भी नहीं हो बोल सकते हैं। सकते। मतलब नेबरहुड में होगा तो अनकाउंटेबल तो हो सकता है। जैसे क्या कि बोल हम ले लें जीरो जीरो क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यों तो कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो हमारा डोमेन तो नहीं एग्जिस्ट करेगा उसमें। पर एनालिटिसिटी तो डोमेन प्रॉपर्टी है। हाँ, ये दोनों करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। अगर फंक्शन अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसा कि अभी इन्होंने एग्जांपल दिया क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला, बिल्कुल सही एग्जांपल है। क्यू अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें ऐसा कोई डोमेन नहीं मिलेगा जिस पूरे डोमेन के अंदर वो डिफरेंशिएबल हो जाए। और एनालिटिसिटी के हाँ, लिए हमें डोमेन इसका चाहिए। कन्वर्स ट्रू है कि अगर एनालिटिक है तो वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। हाँ हाँ। हम्म, करेक्ट है। सुखदीप थोड़ा सा और स्क्रीन को ऊपर कीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ वाला बताइए। रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया है और वो रियल फंक्शन है, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तब क्या प्रॉपर्टी होगी फंक्शन के पास? एवरीवेयर एनालिटिक, नोवेयर एनालिटिक, एनालिटिक ओनली इफ इट इज कांस्टेंट, एनालिटिक इन अ डोमेन डी। नोवेयर ओवर एनालिटिक। नहीं, कांस्टेंट के केस में तो हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था मैम,
हेलो हाँ क्या? मैम, ये जो एनालिटिक, अगर जो एनालिटिक होगा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट पे हो जाएगा, हाँ मगर इसका कन्वर्स रो है। नहीं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये बात करेक्ट है। लेकिन अनकाउंटेबल पर डिफरेंशिएबल होने से हम एनालिटिसिटी की बात नहीं कर सकते। हेलो, अभी एग्जाम, हाँ बोले। क्वेश्चन 5 पे हम रियल नंबर को हम ई टू द पावर जेड प्लस जेड बार लिख सकते हैं। वहाँ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से जीरो नहीं आएगा क्योंकि अगर जेड कांस्टेंट होगा तो ही जीरो आ सकता है। हाँ, कोई भी रियल फंक्शन हो, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर वो हमारे पास कांस्टेंट आता है तभी वो एनालिटिक बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये सारे वो फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो ये नो वेयर एनालिटिक होंगे। अगर वो कांस्टेंट है तभी वो एनालिटिक हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद 6 पॉइंट है हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसके बारे में क्या बताएंगे? एनालिटिक होगा तो फंक्शन तो हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। एनालिटिक है तो हार्मोनिक हो जाएगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी जो रियल पार्ट, मतलब रियल जो पार्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो तो मतलब वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो फिर उसमें हम हार्मोनिक बोल सकते हैं। उसका डबल डेरिवेटिव, मतलब वो उसका सम जीरो होना चाहिए। मतलब अगर उसका रियल पार्ट है तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। और और ये वी वन वेरिएबल का क्यों फंक्शन होगा यू और वी? एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के होते हैं ना यू भी। हार्मोनिक फंक्शन हम रियल वैल्यूड फंक्शन को ही बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, जी। लेकिन इन्होंने जो बोला ना कि वन वेरिएबल, वो चीज गलत है। नहीं ना, वो वन होगा वेरिएबल ने वो रियल वैल्यूड फंक्शन अगर हो, मतलब वो गलती से वन वेरिएबल बोल दिया, रियल वैल्यूड हो, हाँ तो उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो आपस में वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। रियल वैल्यूड रियल प्लस कंटिन्यूअस होना चाहिए। लैप्लस इक्वेशन सेटिस्फाई। A continuous real valued function u x y डिफाइंड इन अ डोमेन D, तो वो हार्मोनिक होगा D पे अगर उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस हो और वो u x x प्लस u y y इक्वल टू जीरो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो u हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा D पे। हाँ, ये डेफिनेशन करेक्ट है। कभी भी हमें हार्मोनिक फंक्शन बोलना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए वो रियल वैल्यूड होना चाहिए। उसके बाद उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम उसको हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। इसमें जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो हम लेते हैं वो तो नहीं कंटिन्यूस होना जरूरी। वो कंटिन्यूस नहीं होंगे तो फिर उसके ये कंटिन्यूस तो होना का चाहिए ना। नहीं, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस होगा नहीं ही होगा तो ना। आप डेरिवेटिव निकाल ही नहीं पाओगे उसके। हाँ और सीधा नहीं, जो हमने यहाँ पे तो लाप्लास पार्शियल इक्वेशन, डेरिवेटिव ही लेना है ना। पार्शियल डेरिवेटिव तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना। हाँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव के लिए होगा कंटिन्यूटी होना जरूरी है। उसका पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। हाँ, पहले कंटिन्यूस होगा वो। नहीं, जैसे हम कोई डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं कंटिन्यूटी, तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी होती है नेसेसरी कंडीशन कंटिन्यूटी। हम पार्शियल डेरिवेटिव भी तो वही ना, अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो जाए तब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं एक फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वो भी तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक पार्ट है, तो उसके लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब अगर नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ये कंटिन्यूस होना पार्शियल तो एक जरूरी है। पर्टिकुलर केस हो गया ना हाँ डिफरेंशिएबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे जो यूवी होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ओके। और अभी बुक में चेक कर लेंगे अगर कोई डाउट है तो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि यूवी कंटिन्यूस बाय होते हैं। डिफॉल्ट होते हैं ये जो आप कह रहे हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो भी हम क्वेश्चन में लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी लेंगे। मगर होना वो जरूरी है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव उसके कंटिन्यूअस होना चाहिए और लाप्लास ऑपरेटर उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ, ये 3 कंडीशन होती है।
यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि मतलब क्या हमें जो फंक्शन गिवन होगा वो एनालिटिक होगा, तो एनालिटिक होगा मतलब कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लेके चल रहे हैं तो एफ जेड हमारा डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कि यू एंड वी भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, ये पॉइंट भी सही है, यू भी डिफरेंशिएबल होंगे तो कॉन्टिन्यूस तो होंगे ही, बट हाँ सही है। और ये जो होता है ना कंटिन्यूटी और लिमिट के लिए, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ लिमिट एग्जिस्ट और कंटिन्यूस, तो फंक्शन का ही वही होता है, वो इफ एंड ओनली केस हो जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी में तो जरूरी नहीं है ना, मतलब हाँ, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी। उसका ये होता है ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंशिएबल है, बट उसका उल्टा ट्रू नहीं है। हाँ, यूवी के डिफरेंशिएबल होने से हम एफ के डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं कर सकते। जी। अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में और बात कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी हो तो और ये हार्मोनिक फंक्शन यू होगा तो वी वी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू कहेंगे। मतलब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 होगा तो वी इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। यहाँ यहाँ पे पे वी का फंक्शन एनालिटिक भी होना चाहिए। दूसरा भी होना तो हाँ हाँ, मतलब सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन। यहाँ पे वी का हार्मोनिक होना जरूरी है या नहीं? हाँ वो तो होना चाहिए। जरूरी है। अगर यू और फंक्शन एनालिटिक होगा तो यू और भी दोनों हार्मोनिक। हाँ, जो अभी आपने डेफिनेशन बताई उसमें आपने यू को तो हार्मोनिक शो भी किया, उसकी कंडीशन भी बताई, लेकिन वी के बारे में यहाँ पे यू और वी दोनों हार्मोनिक होते हैं, और एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी हो तब वी को यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमें वी वी के को बारे में बोलेंगे ना यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जिसमें हाँ आयोटा लगा रहता है वो टर्म। हाँ, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। यहाँ पे हम फंक्शन को तो एनालिटिक ही लेके चलेंगे ना। हाँ, हाँ जी। एनालिटिक होगा तभी हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। हाँ तो फिर यू और वी तो हार्मोनिक हो ही जाएंगे फिर। हाँ, जो सेवेंथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी एनालिटिक है और यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तब हम फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं? फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा इसमें। माइनस यू। हम्म, कैसे? बताइए कैसे होगा? अगर यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो उससे हम फंक्शन को कांस्टेंट कैसे बता सकते हैं? क्योंकि अगर पहले तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो भी जो है वो यू का कॉन्जुगेट होगा। हम्म, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब तो वी मतलब एफ एफ को लिख सकते हैं यू प्लस आई वी। फिर जब उल्टा करेंगे कि यू जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी है, तो वो इसको लिख सकते हैं वी प्लस आई यू, ऐसे करके कर सकते हैं। हेलो, हम लोग जानते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो भी इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, राइट। एंड उसके बाद यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ माइनस भी, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, वहाँ से कॉन्स्टेंट हो सकता है। अब सीआर इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं कर सकते? ये वहाँ से तो हो सकता हाँ हाँ, आपका भी तरीका सही है कि u माइनस वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा, उससे भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। बाकी डायरेक्ट इसका मेथड ये होता है ना कि अगर आपको u प्लस आइटा वी दिया है तो यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। सेकेंड टाइम में आप बोल रहे हो कि u हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v का, तो एफ जेड हो जाएगा v प्लस आइटा वी, तो वहां से सीआर इक्वेशन निकालेंगे, और जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो यू एक्स भी जीरो आ जाएगा और यू वाई भी जीरो आ जाएगा। मतलब यू एक्स से भी इंडिपेंडेंट है, वाई से भी इंडिपेंडेंट है, तो है, वहाँ मतलब यू कांस्टेंट होगा। से सिमिलरली फॉर वी। ठीक है, हाँ ये कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, फिर से एक बार बताइए। हाँ मैं बताती हूँ।
आपके पास फर्स्ट कंडीशन दी है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी एनालिटिक है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। हाँ। तो हमारे पास क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड में आपको दिया है u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। मतलब इसको क्या लिखेंगे, एफ जेड इक्वल टू वी प्लस आइटा यू, लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये इसी फंक्शन में अगर बोल रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ हाँ, ये बन जाएगा। अब की बार u तो v तो आ जाएगा रियल पार्ट और u आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। फिर वहां से हम सी आर इक्वेशन लिखेंगे। अब की बार सी आर इक्वेशन क्या बनेगी, वी एक्स इक्वल टू यू वाई एंड वी वाई इक्वल टू माइनस यू एक्स। अब आपके पास चार इक्वेशन आ गई जिनमें दो दो इक्वेशन से इनकी एक साइड सेम है, तो आप दोनों को इक्वल रख सकते हो और वहां से इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम आपके पास आएगा यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड यू वाई हाँ, इक्वल टू जीरो। सब जीरो आ जाएंगे। हाँ, जब आपके पास कोई फंक्शन है जो एक्स से भी इंडिपेंडेंट है वाई से भी इंडिपेंडेंट है और उन्हीं का फंक्शन है, तो वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसमें एक्स या वाई कुछ तो टर्म आनी चाहिए, लेकिन इसमें बोला है कि एक्स ना एक्स की टर्म आएगी ना वाई की टर्म आएगी, मतलब वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही हम जी। v के लिए लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू जीरो वी वाई इक्वल टू जीरो। मतलब v में भी ना x की टर्म है ना y की टर्म है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो u और v दोनों कांस्टेंट हो गए तो u प्लस आइटा v भी क्या होगा, कांस्टेंट। इसी तरीके पे बेस्ड ये नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम इसी के ऊपर है। नाइन्थ अमिता देख लो। जी, मतलब जब अगर फंक्शन में उसका रियल पार्ट यू गिवन होता है तो हार्मोनिक के लिए हम तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो तो वो चेक करते हैं। अगर हाँ, उसमें भी दिया होता है तो उसके लिए क्या वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई चेक करते हैं, नहीं था उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला होता है शायद। नहीं पहले तो उसको हार्मोनिक तो चेक करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आप मिलने थॉमसन नहीं मेथड निकाल के। नहीं नहीं, हाँ वही हार्मोनिक चेक करने के लिए, जैसे मतलब यू के हार्मोनिक चेक करने के लिए वो होता है ना यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो रियल पार्ट होता है। तो अगर मतलब इमेजिनरी क्वेश्चन के लिए में, भी सेम ही होता है। वो सेम ही होगा, हार्मोनिक फंक्शन के लिए सेम ही होगा, चाहे आप वो रियल में रखो या इमेजिनरी के साथ रखो। ये तो एनालिटिसिटी की प्रॉपर्टी है कि आगे जाके आप हार्मोनिक से एनालिटिक बनाते हो, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन खुद में एक प्रॉपर्टी लेके रखता है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो चाहे यू हो या वी हो, वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद आप एनालिटिसिटी पे जा रहे हो। और मतलब एक और मैंने बात, नहीं, जिसमें आप कोई भी एनालिटिक फंक्शन ले लो उसमें यू एक्स वाई होगा प्लस आयोटा वी एक्स वाई होगा, तो जो यू एक्स वाई है और वी एक्स वाई है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होगा अगर एफ जेड एनालिटिक दिया है तो। मैंने एक नोट पे लिखा है कि मतलब वी हार्मोनिक के लिए इसको चेक करते हैं वी एक्स वाई माइनस वी वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो सी आर इक्वेशन से कनेक्ट हो रहा है आगे जाके। मतलब वो भी आप कर सकते हो आगे, जैसे आप लिखते हो वी एक्स एक्स, तो शायद उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि वी एक्स जो होता है उसकी जगह आप यू वाई लिख लो। ऐसे सी आर इक्वेशन से तो कनेक्ट करके ओके। कर सकते हैं इसको आगे। हम्म। बट पहले वो हार्मोनिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर आगे आप और भी कोई कंडीशन लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। देखिए, ऐसे क्वेश्चन रहता है ना जहाँ पर हमें गिवन होता है रियल पार्ट और फिर पूछता है क्या हम कोई एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनका रियल पार्ट जो होगा। तो हम पहले तो यही चेक करते हैं कि वो हमारा हार्मोनिक है कि नहीं। अगर जब हार्मोनिक रहता है तब हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल के एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा डी टाइप में लिखते हैं। तो ये नेसेसरी ही है कि ये हार्मोनिक होना चाहिए। हाँ, जब हमें जो आप क्वेश्चन बता रहे हो ना कि आपको यू दिया है और फिर बोलते हैं कि उससे एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं या नहीं, तो एनालिटिक कब बन सकता है, जब पहला चीज तो आपके लिए यू हार्मोनिक होना चाहिए। तो पहले आपको यू को हार्मोनिक चेक करना पड़ेगा, फिर जिससे आप वी बनाते हो जो प्रोसेस होता है, या तो मिलने थॉमसन मेथड या फिर डीवी इक्वल टू वी एक्स डी एक्स या वी वाई डी वाई करके जो निकालते हो सी आर वो, से। हाँ, सी आर इक्वेशन से निकाल लो। उस प्रोसेस से जो आपके पास वी मिलेगा वो भी हार्मोनिक अपने आप ही होगा। उसको आप अगर चेक करके देखोगे तो वो भी हार्मोनिक ही मिलेगा। उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों मेथड से वो हार्मोनिक अपने आप मिलता है, इसलिए हम उसको चेक नहीं करते। बट होना चाहिए वो भी हार्मोनिक। लेकिन हमारे पास ऐसे हार्मोनिक फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट ना करे। हाँ, होते हैं ऐसे। हाँ जी।
उनके लिए फिर जैसे फंक्शन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लो आप, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हार्मोनिक बनेगा, हार्मोनिक फंक्शन बनेगा। लेकिन जब आप इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन आएगा, सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, तो इस वजह से हाँ, वो ये आर्गुमेंट पे डिपेंड कर जाता है। हाँ जी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जिस डोमेन में log mod z हार्मोनिक है, उस डोमेन में उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं मिलेगा। मिलता तो है लेकिन वो उस डोमेन के बाहर मिलता है। हाँ, इस केस में भी यही रहता है, अगर हम उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें तो वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस केस में बन जाएगा। हाँ हाँ, c माइनस जीरो होता है log mod z के लिए, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास डोमेन नेगेटिव एक्सिस और जीरो दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ता है, तो सेम डोमेन नहीं रह पाता। अच्छा, तो अभी नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ये बताइए कि फंक्शन u प्लस आइटा v है, ये इन किन किन कंडीशन में कांस्टेंट हो सकता है। पहला है u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। हो अगर आपको ये जाएगा, कंडीशन दी हो तो कांस्टेंट होगा या नहीं। हो जाएगा। हो जाएगा, वही सेम जो अभी क्वेश्चन हमने किया था, वो सेम ही क्वेश्चन है। सेकंड है v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ a। नहीं, तो नहीं जो होगा। हमें एनालिटिक दिया हुआ है पहले से क्या इसमें? हाँ, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसी को लिखा गया है, तो इससे कांस्टेंट होने से कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाला है f बार z एनालिटिक। नीड नॉट। नीड नॉट। नहीं, हो जाना ऑलवेज चाहिए। हमेशा। इसमें गिवन दिया गया है कि एफ एनालिटिक है या नहीं है। हाँ, यहाँ पे हाँ एनालिटिक ऐड कर लो, ये एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा भी एनालिटिक है। ये छूट गया था मेरे से लिखना। जो भी फंक्शन कांस्टेंट है तो एनालिटिक तो है ही है ना। यहाँ पे बार लगा हुआ है। अच्छा, वो बोल हमें रहे हो क्या बताना कांस्टेंट? है कि नहीं, फंक्शन कांस्टेंट के होगा लिए या नहीं। पूछा गया है इसमें कि या नहीं है। कांस्टेंट होगा या नहीं। आपको इन कंडीशन से बताना है कि अगर ये एफ जेड तो एनालिटिक है, उसके साथ अगर आपको ये जो दूसरी कंडीशन दी है ये भी अगर सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ऐसा करेक्ट है या नहीं। ये तो करेक्ट है। हाँ, फर्स्ट वाला तो करेक्ट करेक्ट होगा, होगा। सेकंड इनकरेक्ट होगा, थर्ड थर्ड करेक्ट है। थर्ड करेक्ट होगा, ये बोल रही थी। हाँ, फोर्थ। ये करेक्ट भी ही करेक्ट होगा। है। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उनमें देखिए, एक में तो एफ पे बार लगा हुआ है, एक में जेड पे बार लगा हुआ है। दोनों अगर दोनों कोई भी ठीक है। हाँ, अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो, उस फंक्शन का कॉन्जुगेट हो या z का कॉन्जुगेट हो फिर फंक्शन अप्लाई हो, ये दोनों कभी भी एनालिटिक नहीं बन सकते। अगर ये एनालिटिक बन रहे हैं मतलब फंक्शन में z की टर्म है ही नहीं। अगर फंक्शन में z की टर्म है तो कभी भी f बार z या f z बार एनालिटिक नहीं हो सकता। ओके। और जो फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास, इसमें क्या बोलेंगे। वो तो वो एफ ना बता जेड। सकते नहीं, क्योंकि वो तो घूम फिर के एफ जेड में आ जाएगा ना। ओके, सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे वापस। जो एफ एफ बार है और एफ जेड बार है, इनमें डिफरेंस क्या होगा? जैसे हम जेड प्लस जेड फंक्शन लें, तो अब अगर हम एफ बार भी लगाएं तो भी जेड बार आएगा, एफ जेड बार लगाएं तो भी जेड बार आएगा। नहीं, जब आप ये थर्ड वाला फंक्शन लिख रहे हो ना f बार z, इसका मतलब है u माइनस आइटा v। आपने जो u प्लस आइटा v फंक्शन लिया था उसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब वो बनेगा u माइनस आइटा v। और जो फोर्थ में बना है f z बार, इसका मतलब है जो आपके z के कंपोनेंट्स हैं x y, उनकी जगह x माइनस आइटा y, या फिर बोल सकते हो x कोमा माइनस y, ये ऑर्डर पेयर आएगा। फर्क दोनों में ये है कि थर्ड वाले फंक्शन में तो u माइनस आइटा v बनेगा, और फोर्थ वाले फंक्शन में u प्लस आइटा v ही रहेगा, लेकिन जो u और v थे वो x माइनस वाई के फंक्शन बन जाएंगे। जो और पहले x अनिता जी, वो जो पहले एक बार फिफ्थ बताइए वाला है तो। कि एफ बार और जेड बार, वो तो एफ एफ ऑफ जेड हो जाएगा ना। मतलब पहले जेड पे बार लगाएंगे फिर एफ पे बार लगाएंगे तो वो एफ ऑफ जेड नहीं हो जाएगा। हाँ, फिफ्थ वाला हो जाएगा।
फिफ्थ वाला एफ जेड हो जाता है, सॉरी हो जाता है क्या? हाँ, बट ये एनालिटिक हो हो जाएगा। जाएगा हो जाएगा पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू अगर जेड ले ले तो वो तो कांस्टेंट नहीं होगा, फिर भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। कौन सा? फिफ्थ के लिए बोल रही थी एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड फंक्शन अगर तो उसके लिए एफ ऑफ जेड बार हो रहा है जेड बार, फिर से जेड बार मतलब आ रहा है जेड। हाँ, तो फिफ्थ वाला करेक्ट नहीं है, हाँ वही तो थर्ड और बोल रही। फोर्थ करेक्ट है। फिफ्थ में दोनों फंक्शन पे बार लगा है, फंक्शन पे भी और जेड पे भी, तो वो एनालिटिक हो सकता है क्योंकि वो वापस जाके एफ जेड ही बना देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड फोर्थ करेक्ट एंड फिफ्थ इनकरेक्ट। और ठीक है। 6 और 7 भी करेक्ट। बताइए हाँ, वो फंक्शन क्या बनेगा फोर्थ में? एफ जेड बार, यहाँ पे जो आप फंक्शन ले लो, मान लो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, जहाँ पे यू वी क्या होते हैं, u इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इक्वल टू वी एक्स वाई। लेकिन जब हम z पे बार अप्लाई कर देंगे तो वो फंक्शन क्या बनेगा, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, बट u इक्वल टू यू एक्स माइनस वाई एंड v इक्वल टू वी एक्स माइनस वाई। मतलब जो आपके मीन्स पास एफ u ऑफ और जेड बार जो होगा वो होगा यू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई ना। हाँ, वहां पे जहाँ x कोमा y आ रहा था वहां पे बस y की जगह माइनस वाई आ जाएगा। एक कोई फंक्शन लिख के दिखाइए जहाँ पर जेड बार ऐसा लिमिट फिर हो, कोई फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड वैल्यू। में भी तो ऐसा ही होगा, थर्ड वाले में भी तो ऐसा ही होगा। नहीं, थर्ड में तो यू माइनस आयोटा वी बन रहा है। हाँ, थर्ड में u माइनस आइटा वी बनेगा, आइटा वी बनेगा। यहाँ पे मेरे पास लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लिख के किसी के बताइए। पास? हाँ, थर्ड वाले में लिख दो एफ जेड, एक सेकेंड, वहां पे ड्रॉ का ऑप्शन लिखा है ना ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में। हाँ जी, अब लिख सकते हो आप। हाँ तो थर्ड वाले में है एफ जेड एफ बार जेड। पहले लिखो एफ जेड को यू प्लस आइटा वी, जब हम एफ बार जेड लिखेंगे तो वो बन जाएगा यू माइनस आइटा वी। लेकिन जब एफ जेड बार बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, यू ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स कोमा माइनस वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा माइनस वाई। यहाँ पे देखिए जो आपके पास एफ जेड था वो यू प्लस आइटा वी था, लेकिन यहाँ पे यू फंक्शन बन रहा था एक्स वाई का। बस फर्क इतना है, जब हमने जेड पे बार अप्लाई कर दिया तो वो जो एक्स वाई था वो एक्स माइनस वाई बन गया, क्योंकि जब कॉन्जुगेट करते हैं तो ऑर्डर पेयर हमारे पास ए बी से ए माइनस बी में चेंज हो जाता है। हम्म, तो आप कोई ठीक भी है। फंक्शन लो, जैसे z उठाया आपने तो वो क्या बनता है, x प्लस आइटा वाई। जब हम उसके लिए बार अप्लाई करेंगे तो x माइनस आइटा वाई बनेगा। और अगर एफ जेड बार ही करें, सिर्फ z पे बार लगाएं तो भी वो x माइनस आइटा वाई बनेगा। इनके लिए दोनों सेम होते हैं, लेकिन जब हम दोनों में बार अप्लाई कर देते हैं तब u ऑफ x माइनस वाई भी आएगा और साथ में माइनस आइटा वी भी आएगा।
अगर आप इसके लिए एग्जांपल बनाना चाहो तो कोई भी ले लेना, जैसे आप मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ही ले लेना, या फिर सीधा जेड स्क्वायर ले लेना। एफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। तो एक बार इसमें आप फंक्शन पे बार लगा लेना और एक बार जेड पे बार लगा लेना, दोनों जगह वैल्यू बन जाएगी। अनिता जी, आपने ना अभी बोला था कि एफ जेड बार के ऊपर होल बार इक्वल टू एफ जेड, है ना? नहीं, वो कंप्लीट के नहीं, एक एग्जांपल दिया था शायद उन्होंने, उसके लिए बोला था। मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि एफ जेड इक्वल टू एफ जेड बार होल बार ये हो। नहीं, वो जरूरी नहीं है। हाँ जी। वो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल था शायद वहां पे, तब मैंने बोला था कि एफ जेड का होल बार एफ जेड के इक्वल बन जाएगा वहां पे, तब वो हो जाएंगे। अनीता, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और और एट्थ, इनमें हम ओपन मैपिंग थ्योरम से कर सकते हैं ना, या पिकार्ड थ्योरम से भी? हाँ, पिकार्ड थ्योरम से कर सकते हैं, मैंने तो पिकार्ड से ही किया था। या आराम से हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को कांस्टेंट बताया, मतलब जो भी फंक्शन है वो एक से ज्यादा वैल्यू ओमिट करेगा। अगर किसी के पास कोई और तरीका हो तो बता दो, मैंने तो पिकार्ड से किया है इनको। सेकंड का इससे एग्जांपल हम देना। CR तीन तीन जगहों पे इसको कर सकते हैं। एक CR तो इक्वेशन के लिए एनालिटिक हम फंक्शन को यूज करके, एक या तो ओपन मैपिंग थ्योरम से या पिकार्ड थ्योरम से। ओपन मैपिंग से कैसे किया? ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है कि ओपन मैप को ओपन सेट को ओपन सेट पे वो बेचती है ना? अभी यहाँ पर ये देखो, ये क्या क्या मिलेगा, ये जो रेंज सेट है वो ओपन नहीं रहेगा। जो उसका रेंज सेट है वो लाई करेगा लाइन पे, लाइन तो ओपन होती नहीं है। तो यहाँ पे ओपन सेट कौन सा लिया आपने, कि मतलब जो गिवन है वो कौन सा ओपन सेट है? ये क्या दिया है, क्या बोलते हैं, u इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, या v इज इक्वल टू कांस्टेंट? हाँ, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट। हाँ। सेकंड का एक बार बता देना। सेकंड वाला, सेकंड में हाँ। तो वही डेफिनेशन ही लिखी है। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी अगर एनालिटिक फंक्शन हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। और वो डेफिनेशन ही सेकंड में लिखी थी कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u का। तो हर एनालिटिक फंक्शन के लिए ये ट्रू होता है, तो चाहे वो कांस्टेंट हो या ना हो, सबके लिए ट्रू होता है। ओके। तो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, इन सब में सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। किसी को डाउट है इनमें किसी में? जो टेंथ वाला है वो तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अभी अभी हमने पीछे किए थे कि कोई भी फंक्शन अगर रियल वैल्यूड है तो वो तभी एनालिटिक हो सकता है अगर वो कांस्टेंट हो। हमें पहले दिया है कि एफ जेड एनालिटिक है, तो इसको रियल वैल्यूड ही, और रियल वैल्यूड है तो इसको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट अगर कांस्टेंट है तो इसमें पिकार्ड थ्योरम लगा सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है तो वो तभी हो सकता है, अगर वो कांस्टेंट हो तभी वो एनालिटिक हो सकता है। सेम ऐसे एट्थ नाइन्थ में भी यही कर सकते हैं। इनको सीआर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है उसमें सॉल्व करने वाला। तो मेरे हिसाब अभी तो लग फिर रहा है कि पार्शियल सीआर से डेरिवेटिव ही निकाल के कर फिर वो पाएंगे। जीरो आ जाते हैं, फिर वो नाइन्थ वो वाला उससे थोड़ा। कैसे हो रहा है? नाइन्थ वाले में भी बोला है कि जो रियल पार्ट है जेड का, मतलब एक्स जो होगा वो वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो पिकार्ड से तो मैंने ये सोचा है कि अगर किसी फंक्शन के लिए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब एक कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके अलावा जितने भी पॉइंट है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब वो एक से ज्यादा वैल्यू ओमिट कर रहा यू है, तो यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ? ओ सॉरी, हाँ, u इक्वल टू वी स्क्वायर, मैंने x इक्वल टू वाई स्क्वायर बोल दिया। यहाँ पे u इक्वल टू वी स्क्वायर के लिए फंक्शन तो एंटायर होना चाहिए ना शायद, इसमें तो सिर्फ खाली एनालिटिक दे रखा है। किसके लिए? पिकार्ड के लिए? हाँ हाँ। हाँ, नॉन कांस्टेंट। हाँ, तो फिर तो इसको सीआर से ही करना पड़ेगा इन सबको। CR से भी तो बट डायरेक्ट होता है। ओपन मैपिंग में तो उसमें नहीं चाहिए ना, मैं सिर्फ नॉन ये चाहिए, नॉन कौन सा एनालिटिक फंक्शन चाहिए। पिकार्ड का स्टेटमेंट क्या होता है? कि मतलब जो कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू को ओमिट कर सकता है। तो हम
सिक्स्थ में लगा सकते हैं, सेवन्थ में लगा सकते हैं। अगर कौन हमें सी एंटायर किसकी बात कर रहे हैं, किसमें किसमें आप बात कर रहे हैं कि पिकार्ड नहीं लगा सकते हैं? जो एंटायर दे रखा है ना उसमें लगा सकते हैं, मतलब खाली एनालिटिक दे रखा है तो यहाँ उसमें पर नहीं लगा कहीं, सकते। यहाँ अभी किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे तो बोला था ना शुरू में कि एनालिटिक गिवन है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन एंटायर होगा हम उस पे तो बात कर सकते हैं। बाकी जिस पे एंटायर की पॉसिबिलिटी नहीं है उस पे हम ये पिकार्ड थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। नहीं, फिर उसमें तो फिर ओपन मैपिंग थ्योरम से हम करेंगे। उसमें ओपन मैपिंग थ्योरम में हमें कोई एंटायर की जरूरत ही नहीं है, हमें बस एनालिटिक फंक्शन और नॉन कांस्टेंट चाहिए वहां पर। हाँ, ओपन मैपिंग में एंटायर की जरूरत नहीं है। ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी, देन एफ मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। वहां पर उसकी जरूरत नहीं है, तो वहां से भी कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है। हेलो। करेक्ट है। नॉर्मली सीआर इक्वेशन से भी तो हो सकता है ये। यू इक्वल टू हाँ भी, यू इक्वल टू भी स्क्वायर, वहां से डेरिवेटिव कर, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे वहां से। सीआर इक्वेशन का जो रिलेशन है वहां से दिखा सकते हैं हम। हाँ, सीआर इक्वेशन तो हाँ, सारे ही हो जाएंगे। सारे हो जाएंगे उससे। तो हम तो वहां पर जा ही नहीं गया है, अब ऐसे कर ले ज्यादा अच्छा होगा हमारा हिसाब से। हाँ उससे ये आसान हो जाता है, अगर आपने वो पढ़ा होगा वो उससे आसान हो जाएंगे। अगर यहीं पे यहाँ तक ही अभी तक पढ़ा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, जिसको जो सिंपल तरीका लगे उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे चले। ओके। नाइन्थ वाला कैसे हाँ, हुआ था? क्योंकि एक घंटे में बंद हो जाएगा, फिर अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। नाइन्थ का क्वेश्चन और दिखाना है, एक बार नाइन्थ का रह गया था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन तो सबने पढ़ी है, लेकिन लाप्लास इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी? वो ये लैपलॉस का होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही तो होती है ना वो। नहीं नहीं, उसका ये होता है ना, क्या मतलब, और ये ठीक से तो याद नहीं, बट ऐसा कुछ होता है लास्ट को 4 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार टाइप का, मतलब हाँ, यही हो। तो मतलब आपको यू पूरा याद है? स्क्वायर, हाँ मतलब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी शायद डेल टू एफ कंप्लीट, ओवर डेल जेड। नहीं नहीं, ये नहीं होता, मैं बताती हूँ। अगर यू आपके पास कोई हार्मोनिक फंक्शन है, डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये होता ना। डेल टू एफ ओवर डेल जेड बार डेल जेड। यस। क्या डेल टू, डेल टू एफ डेल टू, बाय डेल जेड बार इक्वल। ठीक है, एफ के लिए लिख लो, कोई नहीं, डेल जेड बार डेल जेड, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई। हाँ ये होता है। इक्वल टू 0 होता ना। नहीं, इक्वल टू क्यों 0 होना चाहिए? नहीं, वो लाप्लास इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होता है, वो सेटिस्फाई करता है तब की बात है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर एफ आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। बाकी लाप्लास इक्वेशन सिर्फ इतनी होती है कि अगर आपको उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालना है तो डेल टू एफ ओवर डेल जेड बार डेल जेड मल्टीप्लाई बाय 4। मतलब यहाँ पे अगर लाप्लास से मतलब वो शेयर करे तो 4 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार डेल जेड इज इक्वल टू 0, मतलब अगर एफ जेड हाँ, बार से एक फंक्शन बार है एक तो। फंक्शन लिख के हाँ, दिखाइए ना, मतलब जैसे एग्जांपल में फंक्शन लेके। कोई भी हार्मोनिक फंक्शन ले लो, जैसे हार्मोनिक फंक्शन, जेड हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा क्या? जेड एंटायर है तो फिर जेड इज इक्वल टू जेड तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। जेड हो जाएगा। जेड ही तो उसका एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, फिर जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। या जेड स्क्वायर ले लो, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे
तो 2z, और जब z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से 0, या फिर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ले लो, उसमें z और z बार अगर दोनों हम होते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले रहे हैं तो उसका एफ एक्स एक्स कैसे निकालेंगे? वहां पर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे। तो नहीं वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नहीं, देखो ये जो यहाँ पे f लिखा हुआ है ये तो एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब इस f को u से रिप्लेस कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे u की बात कर रहे हैं, जो हार्मोनिक फंक्शन होता है हमारे पास, हम उसको जनरली u से लिखते हैं। यहाँ हेलो पे मैम। इन्होंने f लिख दिया तो मैंने f में बता दिया। हेलो मैम। हाँ हेलो। बोलिए। अगर एफ इक्वल टू यू प्लस आई भी लिख लेंगे तो एफ को डबल डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो यू एक्स एक्स प्लस आई भी एक्स एक्स प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस आई भी वाई स्क्वायर, यहाँ से भी हो सकते हैं तो। f को, हाँ f भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पर हम f को हार्मोनिक फंक्शन नहीं बोलते ना। मैम अगर यहाँ पे हम अगर आप मतलब कि u अगर हार्मोनिक है देन ये इक्वेशन उसकी होगी, यही बोल रहे हैं ना आप? तो अगर u हमारा हार्मोनिक है तो वो तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो हाँ वहां से तो हाँ, तो मतलब कि ये पूरी इक्वेशन का मतलब कि क्या मीनिंग है ये समझ नहीं आया। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डायरेक्टली राइट ना कि डेल स्क्वायर, मतलब कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार। और फिर जब u हमारा एक्स वाई के टर्म में है तो वहां से u एक्सेस u वाई वाई निकालना सही है। बट उस केस में हम u जेड जेड बार के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव करेंगे? यहाँ पे जब फंक्शन हमारा z के टर्म में है तो फिर एक्स वाई कैसे आएगा ये? ये देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना कि उसका इस z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना इस, सिंपल नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला इस है। इक्वेशन को हम यूज कहाँ पर करेंगे? क्या? एक्चुअली जब इक्वेशन दी जाती है ना, क्वेश्चन पूछता है कि मतलब लाप्लास मतलब क्या, मतलब हार्मोनिक के बारे में, अगर एक्स का फंक्शन है तब तो हम उसको यू एक्स एक्स यू वाई वाई, अगर एफ और एफ जेड के टाइप का फंक्शन है तो यहाँ पे उसका 4 × del² u/del z/del z, अगर वो 0 आ जाता है तब वो सेटिस्फाई कर देगा। तो फिर उस टाइम में वो बोल सकते हैं, मतलब आइदर इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ वो दोनों केस में अगर फंक्शन हमारा हार्मोनिक हुआ u तो u एक्सेस हाँ प्लस u वाई वाई भी 0 आता है। अगर u हाँ हमारा z जेड बार के टर्म में है तो हम ये निकालें केवल ये यस टर्म ना, तो दोनों इक्वल टू हाँ 0 इसलिए इक्वेट किया गया है। हाँ हाँ, जैसे हम CR इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो x और y की टर्म में भी होती है हमारे पास, और z की टर्म में भी होती है। जहाँ पे हम्म हमारे पास x y सूटेबल है हम वहाँ पे वो यूज कर लेते हैं, और जहाँ पे z की फॉर्म में आती है तो चाहो तो आप उसको x y में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हम z की फॉर्म में उसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो वो सिंपल हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोस्टली कुछ रिजल्ट प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है, तब वहां पे काम आता है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में यूवी आते हैं वो एक्स वाई के फंक्शन दिए होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट लाप्लास इक्वेशन वैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन कई जगह रिजल्ट यूज होते हैं जिनमें ये वाला फॉर्मूला काम आता है, तब कहीं पे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम नहीं में तो बहुत। नहीं, नेट में भी इसका यूज हुआ है, मतलब कुछ बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन। रिजल्ट प्रूव करने में बहुत यूज होता है इसका, कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई है तो वो 4 del2u/del z के बराबर होगा। तो कई जगह आपके पास ऐसा लिखा हुआ आएगा, del2/del x² प्लस del2/del y² मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होगी, या del2 रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या होगी। तब वो सारे के सारे फंक्शन रियल हैं, इसलिए हम उसमें डायरेक्ट ये z वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये बताया, ऐसा नहीं कि आपको ये यूज करना है, कहीं रिजल्ट बेस्ड प्रॉपर्टीज में ये काम आता है। ठीक है, अभी आगे चले। हाँ ठीक है। 10th वाला है, अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो f(e⁻z f(z²) ये भी एंटायर होंगे या नहीं, इस टाइप के जो फंक्शन बनेंगे। अब e to the power z तो हो जाएगा। हो जाएगा। कंपोजिशन फंक्शन एंटायर का हाँ, कंपोजिशन मेन रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई एंटायर फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन भी एंटायर है तो उनका कंपोजिशन भी एंटायर फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे e⁻z है वो भी एंटायर है, z² पॉलिनोमियल है वो भी एंटायर है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी एंटायर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी एनालिटिक है तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस करेक्ट है।
ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 फर्स्ट वाला होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, कांस्टेंट होगा तभी होगा। हाँ, फर्स्ट वाला तभी करेक्ट हो सकता है अगर ये कांस्टेंट हो तो। सेकंड वाला? सेकंड हो। अच्छा, होगा या नहीं वो तो बात की बात है। इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आप इसको इसको स्टार्ट। U is a harmonic conjugate of U implies U plus V is analytic। उसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, वहां से माइनस V प्लस आयोटा U आ जाएगा, वो भी एनालिटिक। तो वहां से कह सकते हैं ना इसको। अगर H CR हार्मोनिक G का होगा तो जी एक्स इक्वल टू एच वाई एंड जी वाई इक्वल टू माइनस एच एक्स। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेके वहां से हो सकता है। हाँ, ये सबसे सिंपल मेथड है। आपको u प्लस आइटा वी एनालिटिक दिया है तो आप ux इक्वल टू वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स लिखोगे। अब आपको माइनस यू रिप्लेस करना है तो u की जगह माइनस यू रख के देखो। अगर फिर भी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो बन जाएगा। और ऐसे ही जो सेकंड वाला है उसमें माइनस वी बोला है तो आप v की जगह माइनस वी रख के देखो। फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेम बन रही है, तो वो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे अगर F एनालिटिक है तो क्या आयोटा F भी एनालिटिक होगा? हाँ, Yes। कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई दो एनालिटिक फंक्शन है उनका हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी एनालिटिक होता है। तो आयटा आपके पास कांस्टेंट एक फंक्शन है और एफ जेड पहले से एनालिटिक दिया है, तो वो एनालिटिक ही होगा। और जो मल्टीप्लाई करते हैं वो रियल होना जरूरी है या फिर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आप कॉम्प्लेक्स में ले रहे हो तो उसका रियल से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हेलो अमित जी। कॉम्प्लेक्स के लिए तो हर फंक्शन ही कांस्टेंट होगा। हेलो, हाँ बोलिए। यहाँ पे ये बोल सकते हैं एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा तो डेल एफ जेड बाई डेल जेड नॉट जेड बार इक्वल टू जीरो होगा। अगर आईओटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी जीरो ही हो सकता है, अदर कुछ नहीं हो सकता है। हम्म अच्छा, फोर्थ बताइए। फोर्थ में क्या होगा? अगर हमें दिया है कि v तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, अगर आपके पास एक और फंक्शन दे दिया v2, वो भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, तो क्या उनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा? हाँ। कैसे करेंगे इसको? क्या एक हार्मोनिक मतलब फंक्शन मतलब एक जो यू होता है जो कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या वो यूनिक आना जरूरी है? नो, नहीं, कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट ही आ जाएगा ओनली। जितने भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे वो एक दूसरे के लिए उनमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो अगर आपके पास v1 हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया है, v2 हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया है, मतलब उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट जो ऐड हो रहा है उसका फर्क है। तो अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो भी हमें एक नया कांस्टेंट ही मिले। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी करेक्ट हो जाएगा। और फिफ्थ? फिफ्थ हो जाएगा या नहीं? अप्रोच कैसे करेंगे फिफ्थ को? हो जाएगा। मुझे तो थर्ड वाला ही समझ नहीं आ रहा है। थर्ड वाला आप ऐसा हम्म, करो, लिखो इसको ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यही होती है मतलब वो सीआर। CR की कंडीशन ना। हाँ, हम्म, तो ठीक है यू आगे। एक्स वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। हम्म अब जो गिवन कंडीशन है उसमें लिखा है कि माइनस यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? माइनस यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड माइनस यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। दोनों जैसे कंडीशन बोल रहे सेम। माइनस माइनस यू हार्मोनिक कॉन्जुगेटिव v का, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन बनेगा वो v माइनस आयोटा यू बनेगा। फिर वहां हाँ, पर v जो माइनस, CR लग रही है वो बता रही ना आप? हाँ इसको लिखो v माइनस आयटा u और फिर सी आर लगा के देखो। अगर दोनों कंडीशन सेम बन रही है तब तो वो करेक्ट है, और अगर दोनों सेम नहीं बन रही है तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ जब गई। आपको हाँ लिखोगे तो वो हो जाएगा। सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे ही है, जैसा इसमें दिया है उस हिसाब से फंक्शन बनाओ और फिर उसके लिए सी आर हम्म, इक्वेशन लिखो। अगर वो ओरिजिनल से सेटिस्फाई कर रही है तब तो वो करेक्ट है,
और अगर ओरिजिनल से सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो इनकरेक्ट है। आप इसको करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गई। फिफ्थ वाले में कैसे करेंगे? वी एक्स और वाई का फंक्शन है तो चेन रूल से डेरिवेटिव कर सकते हैं और फिर सीआर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हाँ, डीवी को हम डायरेक्ट लिखेंगे वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई। अब वी एक्स और वी वाई है, उसकी जगह सीआर इक्वेशन से वैल्यू रख लेंगे, वो सेम आ रही है नहीं, बस वो चेक। ठीक है, हो गए ना ये क्वेश्चन सारे? हाँ ठीक है। अभी आप लोगों के हिसाब से कोई एनालिटिक या हार्मोनिक में कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया हो या उसकी हमें जरूरत है? ये फिफ्थ वाला क्या बताया आपने? फिफ्थ वाले में फिफ्थ वाले में अगर कोई फंक्शन v है जो x और y का फंक्शन है, तो उसका हम कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? dv इक्वल टू डेल v ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस हाँ डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई, ये लिखते हैं। जी तो vx हमारे पास CR इक्वेशन से क्या बनता है? माइनस यू वाई। माइनस यू तो आई। vx, हाँ हाँ तो vx की जगह आ जाएगा माइनस यू वाई, और जहाँ पे vy लिखा हुआ था, vy क्या होता है CR इक्वेशन से? ux, तो वहां आ जाएगा ux। तो dv हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा ux dy माइनस यू वाई डी एक्स। अनिता जी फोर्थ मतलब वाले में अगर फोर्थ वाले फॉर्मूले में हाँ बोलिए। फोर्थ वाले में अगर प्लस होता तो भी बनता क्या? भाई फोर्थ वाले में फिर नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जो v होगा वो कोई वेरिएबल होगा एक्स वाई का, सॉरी फंक्शन होगा हम्म, एक्स वाई वेरिएबल का। जब उनको हम्म, ऐड करेंगे तो भी वो कोई एक्स वाई का फंक्शन बना रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो आपस में कैंसिल कर दे। लेकिन जब आप उनको घटा दोगे तब तो एक्स वाई का फंक्शन तो हट ही जाएगा उसमें से, सिर्फ कांस्टेंट ही बचेगा। इस जैसे केस आप में ये, भी ऐसे करना है ना, फंक्शन बना के फिर देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। तो कौन से में? क्वेश्चन नंबर 4 में अगर प्लस फोर्थ होता तो वो जरूरी नहीं होता ना सही हो? हाँ, तब जरूरी नहीं होता। जैसे आप ये मान लो ना कि आपके पास x है हार्मोनिक फंक्शन, उसका कॉन्जुगेट हमने लिया y। अब y उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, y प्लस टू भी उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, लेकिन जब आप उनको ऐड करोगे तो 2y प्लस टू, वो कांस्टेंट तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तब हमारे पास वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। और किसी इक्वेशन में किसी को डाउट है? एक बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन दिखा दीजिए, वो अप टू 7 तक। बस इनमें डेफिनेशन की बात की थी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी में डिफरेंस था। फिर सीआर इक्वेशन, उसकी फॉर्म, काउंटेबल अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने से एनालिटिसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, और फिर अगर कोई रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो वो तभी एनालिटिक हो सकता है अगर वो कांस्टेंट हो। इसमें थर्ड करेक्ट होगा। फिर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बात करनी थी, और फिर लाप्लास इक्वेशन की सेकंड फॉर्म। अनिता जी जो फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन जो मिलने फंक्शंस, वो क्या कल डिस्कशन होगा उसके बारे में? नहीं, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, लेकिन उसका फॉर्मूला, हाँ वो भी चाहे अभी कर लेते हैं, छोटा ही है वो भी, उसका फॉर्मूला ही है, बाकी तो उसके हाँ, जो या, दो फॉर्मूले है। हाँ हाँ उस पे भी अभी बात कर लेते हैं, 5 मिनट का ही है वो तो। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, तो अगर हमें u दिया है तो हम उससे v कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं या एफ जेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होता है मिलने थॉमसन मेथड से। तो हम मिलने थॉमसन मेथड में डायरेक्ट एफ जेड निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? u x comma y equals to u z plus z bar by 2 comma z minus z bar by 2 r। नहीं, मैं तो वो इस तो तरह से डेरिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं, डायरेक्ट उसका हाँ जो
तो उसका जो प्रोसेस होता है वहां पर, जैसे जो रियल पार्ट है उसको जेड प्लस जेड बार बाई टू रखते हैं, और फिर वो सेकंड वाले को जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा रखते हैं ना। फिर उसको जब रियल पार्ट बनाना रहता है कि जिससे जेड जेड बार के इक्वल हो, तो फिर वो रियल रहे। तो जब लास्ट में फंक्शन बनाते हैं तो रियल पार्ट की जगह जेड, इमेजिनरी पार्ट की जगह जीरो रखते हैं, फिर वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है वहां पे। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में बस रियल पार्ट गिवन है यू, तो उसका यू एक्स निकाल लेंगे, यू वाई निकालेंगे। फिर भी निकालने के लिए मतलब, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू वाई इंटू डी एक्स, जहाँ पे वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू वाई इंटू डी वाई, जहाँ पे जो टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स होगा, प्लस सी। तो ऐसे भी निकाल देंगे, देन एफ ऑफ जेड लिख देंगे यू वो प्लस आयोटा मिलने भी। थॉमसन नहीं हुआ, वो तो जनरल मेथड हुआ सीआर से। मिलने थॉमसन में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जहाँ पर हम डायरेक्टली एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। मिलने थॉमसन मेथड में क्या करते हैं, आपके पास अगर u फंक्शन आपको दिया हो तो वहां से आप ux निकालोगे, uy निकालोगे। फिर ux को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ऑफ एक्स वाई से, और uy को रिप्रेजेंट करते हैं साई ऑफ एक्स वाई से। फिर वहां पे x की जगह आप रिप्लेस करते हो z, एंड y की जगह 0, और फिर फाई जेड 0 माइनस आयटा साई जेड 0, ये आपके पास बनता है एफ डैश जेड। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ जेड। इसके हम क्वेश्चन करेंगे कल। मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हाँ ये लिख सकते हो, जेड ऑफ 0। करेक्ट। कल हम एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, मिलने थॉमसन मेथड, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब से रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यू आए हुए हैं वो सब करेंगे। अगर किसी के पास पीडीएफ बनाई हुई अवेलेबल है तो ग्रुप में भेज देना, वरना जो हम पी वाई क्यू है उनसे कलेक्ट करके जितने भी बनते हैं लास्ट एग्जाम से लेके और जहां तक आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं जी वहां तक के पी वाई। अनिता जी, आप एक काम करिए, मतलब सारे स्टूडेंट मतलब जो भी है कोई कोई एक एक ईयर पकड़ लेगा तो वो आसानी से हो जाएगी, मतलब इजी हो जाएगा। एक हाँ को ये और भी अच्छा। हाँ एक एक ईयर का ले लो, उसमें से आप दो तीन क्वेश्चन तो आराम से निकाल ही सकते हैं। हाँ, एक मतलब क्वेश्चन, सब एक बच्चे करने में वो ज्यादा डिफिकल्टी होगी। हाँ जो भी अपनी मर्जी से अपना बता दो ईयर कि हाँ इस ईयर के हम कर लेंगे जहां तक हो सकता है। जिस अगर किसी के पास पहले के पेपर हैं तो, और अगर नहीं है तो जहां तक लास्ट से स्टार्ट कर लो, जहां से मिलते हैं तो। पहले के पेपर मेरे मैं पास है मैं वहां दिसंबर 2024 का कर दूंगी ना, से, तो एक एक ईयर ले करके लो इस, सब अपना। हाँ करके इसी वाले ग्रुप में भेजना है ना, जो जेआरएफ वाले ग्रुप में। हाँ इसी वाले में सब अपना अपना ईयर लेके, और फिर एक कंप्लीट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके स्क्रीनशॉट किसी एक को सेंड कर दीजिए। कोई है जो पीडीएफ बना लेगा, अपने आप से बता दो। अगर कोई सबकी एक जगह पीडीएफ बना ले तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, एक जगह डिस्कस कर लेंगे। और पता है अभी जैसे महीने भर का टाइम है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको, जैसे 15 नंबर तो मेरे इजिली पास हम ना गेन बुक है कर पी5 सके की, सब्जेक्ट तो में। मैं पूरा पिक ही क्लिक करके भेज दूंगी। हाँ आप जो भी है, मतलब एक बंदा ऐसा कर लो कि मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, फिर वहां से एक जगह एक दिन हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन उसके पीवाईक्यू करते हैं। एक टॉपिक को 2 दिन लेंगे, कॉम्प्लेक्स के हाँ, टोटल मिला के 5 ही टॉपिक होंगे, तो 10 दिन में ये कवर अप हो जाएगा। पर यहाँ पे तो मतलब सारे ग्रुप्स मतलब अलग अलग बच्चे आए हैं ना, तो ये जो एसबी कॉन्टिनम बैच है इसमें तो सभी होंगे हम में से। नहीं। नहीं। अच्छा वो लिमिट के ऐसे की तैसे एक ग्रुप थे ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस जो डिस्कस हुआ, उस पे उसमें तो तो सभी है। नहीं, उसमें मैं नहीं हूँ लोग और भी नहीं। कुछ नहीं है। ओ मैं भी नहीं हूँ उसमें। कोई नहीं, जिसके पास जो ग्रुप है आप सुखदीप जी, आप सब ग्रुप में हो क्या? कोई ऐसा है जो सब ग्रुप में हो? 20 दिन पे हो जाएगा ना मैं डिस्कशन। कॉन्टिनम में नहीं हूँ, बाकी सब ग्रुप में हूँ शायद।
ठीक है, तो आपस में कोई बात नहीं, जो जो जिस ग्रुप में है आपस में सेंड कर दीजिए, कोई तो कॉमन होगा ही, वो एक जगह क्रिएट। मैं हूँ सारे ग्रुप में। हाँ, तो आपका नाम क्या है जो आप सब ग्रुप में हो? नंदिनी। नंदिनी। तो प्लीज आप सबके जो PYQ है वो एक जगह, अगर आप अकेले कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप सबसे हेल्प लेना चाहो तो वैसे मैं PYQ एफ सारी। वो कंटिन्यूम 130 JRF में सेंड कर दूंगी सारे। हाँ ठीक जो है, तो फिर क्या कल हम इसका। लोगों को ईयर ना वाइज क्वेश्चन देना है कि नहीं देना है कलेक्शन? हाँ कर लो, जो जो कर पा रहा है उन वो कर लो, नंदिनी एक जी, एक किया। नंदिनी जी आप ना ये कर लो, मतलब आप ही कर लो कि किस बच्चे को किस ईयर का देना है, 5-6 बच्चे, तो उस हिसाब से वो इजी हो जाएगा। इसकी और बुक जल्दी से है बता और दीजिए। सारे क्वेश्चन एक ही जगह है, तो मैं उसका पिक क्लिक करके मैं ही भेज देती हूँ। और बस जिसकी लास्ट बुक जो है तो 24 का है। नहीं नहीं, वही लास्ट के 2-3 ईयर के नहीं होंगे, बाकी 2022 तक के हैं सारे क्वेश्चन उसमें। तो फिर हाँ 24 के जो 4 पेपर है तो वो हाँ, वो कोई एक और बंदा कर लो, कोई भी। उसमें 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे टोटल मिला के, वो ऐड कर लेना उसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कल फिर इसी टाइम पे करते हैं 11 बजे, और सब लोग PYQ करके आ जाना, और वो जो PYQ है वो अभी सेंड कर देना, मतलब जब भी हाँ आप कर, आज शाम से पहले पहले, ताकि सभी लोग उस पे एक बार प्रिपेयर होके आ जाएं, और फिर कल 1 घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं रखेंगे, बस लास्ट 12 बजे तक। ठीक है, जी। ओके, थैंक तो अभी थैंक लीव यू जी। कर, बाय, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। ये PDF कहाँ पे मिलेगा? क्या पूछा आपने? हाँ सर, जो डिस्कशन हुआ सर इसका PDF। क्या है यार, इतना ग्रो अप तो करो कम से कम आप लोग। पूरा का पूरा सेशन दे दिया, PDF के पीछे पड़े हो। इसका रिकॉर्डिंग भी है, जाओ जाके रिकॉर्डिंग देखो। ओके ओके सर, PDF तो को मैं क्या करोगे यार, मतलब बैठ के नोट्स स्टार्टिंग बनाओ, में, अगर आप सेशन के अंदर हो तो नोट्स बनाओ। जैसे लास्ट में सर 2-3 क्वेश्चन मैंने किया हाँ, है, बाकी वॉट मेरा एवर इट छूट इज, गया वॉट था। एवर इट इज, ये PDF के पीछे क्यों भागते हो आप सारे लोग? नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लास्ट में हाँ तो 2-3 रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना, मैंने। रिकॉर्डिंग है, कॉन्टिनम वाले बच्चे हो आप, कॉन्टिनम में जाइए, वहां पे रिकॉर्डिंग है, देखिए। ओके सर, ओके, मैं देख थैंक यू। लूँ।